चलिए अब इस पूरे का लिखना है अपन को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कोड में। सो आई स्टार्ट विद हेडर फाइल इंक्लूजन, hash include stdio.h, hash include ponyo.h। लास्ट लेक्चर की तरह आज भी स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए अपन हेल्प लेंगे स्ट्रक्चर की। सो विल हैव स्ट्रक्ट स्टैक। स्ट्रक्चर के अंदर हाँ पीप अभी नहीं बना रहे हैं, पीप आगे बनाएंगे, पीप दूसरे के कोड में लिखेंगे अपन। आज अपन को जरूरत पुश पॉप की है। ओके तो यहां आ जाएगा int arr 5, अंदर आ जाएगा int toss। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। आगे बढ़ें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें बनाने पुश और पॉप फंक्शंस। तो आप सबने सी पढ़ी है, मुझे बताइए फंक्शन बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फंक्शन बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी गुड, हमें फंक्शन को करना पड़ता है डिक्लेयर। तो अब मैं मेन के अंदर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके कंटेक्स्ट में मुझे आपसे फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करनी है। सो मेन में मैंने कहा स्ट्रक्ट स्टैक एस। अब मुझे बताइए हमें जो पुश पॉप फंक्शंस बनाने हैं उन्हें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसे आप बोलते हैं प्रोटोटाइप लिखना। वेरी गुड। फंक्शन प्रोटोटाइप में कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं? प्रोग्रामर कंपाइलर को क्या क्या बताता है? 3 चीजें बताता है। क्या क्या है वो 3 चीजें? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। 3 चीजें हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन को दिए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स। एग्री कर रहे हैं? यही हैं 3 चीजें। गुड। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले बताइए पुश मेन को वापस क्या देगा? पुश मेन को वापस क्या देगा? कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं को सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं को सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? परफेक्ट, वॉइड। तो पुश की रिटर्न टाइप हम रखेंगे वॉइड, नाम हो जाएगा फंक्शन का पुश। अब बहुत 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 ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। पहली बार आप डीएस में ये पॉइंट सुन रहे हैं और थ्रू आउट डीएस आपको ये पॉइंट हमेशा हर कोड के अंदर कंसिडर करना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ पुश। पुश को स्टैक पे काम करना है, यस और नो? पुश का काम स्टैक में डेटा पुश करना है, हाँ कि ना? राइट। स्टैक का मतलब ये एस है, यस और नो? ये जो मेन में आपने एस बनाया है यही स्टैक है ना? करेक्ट। तो आप मानते हैं पुश को हम एस पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट? पुश को एस की जरूरत है तो एस एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा ना? अगर आप सी के बेसिक्स याद करें, मेन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है और हम उसे किसी फंक्शन में यूज करना चाहते हैं तो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एस को पुश में भेजना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट, भेजना पड़ेगा। वेरी गुड। अब आपने सी में अगर फंक्शंस पढ़े हैं, पॉइंटर्स पढ़े हैं, तो आपने सीखा होगा आर्ग्यूमेंट 2 तरह से पास होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके? कौन कौन से 2 तरीके? वेरी गुड। एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। तो मैं आपको जरा दोनों याद दिला दूं, उसके बाद वापस लौटता हूं स्टैक पे, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं वो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा सी अपन रिवाइज कर रहे हैं, हल्का सा सी लैंग्वेज को रिवाइज कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है मेन फंक्शन के अंदर, और मैंने एक फंक्शन कॉल करा बाय द नेम ऑफ शो, और मैंने शो फंक्शन के अंदर जाकर स्टेटमेंट लिखा printf \n%d, a, ठीक। और ये है शो का डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा, ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा, राइट। ना इस प्रोग्राम का आउटपुट 10 आएगा, ना ये बोलिएगा कि इसका आउटपुट गार्बेज आएगा। ये कंपाइल ही नहीं होगा। क्यों नहीं कंपाइल होगा? आपने सी में बहुत अच्छे से सीखा होगा कि जो वेरिएबल्स आप मेन के अंदर बनाते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। सो राइट नाउ ए इज अ लोकल वेरिएबल।
और जब वेरिएबल लोकल होता है तो वो अपने फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन से एक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए जब आप शो कॉल करके यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आने के बाद कंपाइलर दिखेगा आप ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो ए को सिर्फ यहाँ पे ढूंढेगा। यहाँ पर ढूंढेगा मतलब शो फंक्शन के अंदर ढूंढेगा, और जब उसे शो में ए नहीं मिलेगा तो कंपाइलर एरर देते हुए कह देगा अनडिफाइंड सिंबल ए। मानते हैं आप यही होगा इस प्रोग्राम का बिहेवियर होगा, इसलिए इस तरीके से तो हम ए को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपको सी लैंग्वेज में सिखाया कि अगर आपको ये ए वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर चाहिए तो आप इस ए को फंक्शन में पास कीजिए एज आर्ग्यूमेंट। यही सीखा ना आपने सी में। अगर ये वेरिएबल आपको आपके फंक्शन के अंदर चाहिए तो इस वेरिएबल को फंक्शन में पास कीजिए एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मैं शो के अंदर ए को पास करता हूं। अब मुझे बताइए अगर शो में ए जाएगा तो आर्ग्यूमेंट टाइप में इंट आएगा ना, आर्ग्यूमेंट टाइप में इंट आएगा, मेंशन करना पड़ेगा। और यहां पर फिर हम लोग एक वेरिएबल लेकर मान लीजिए पी ले लेते हैं, इस ए को करेंगे अपन रिसीव। क्या अब ये प्रोग्राम चलेगा? क्या अब ये प्रोग्राम चलेगा? कंपाइल रन होगा? बिल्कुल होगा, राइट। अगर इसको डायग्रामेटिकली अपन समझें, अगर इस पूरे को आप डायग्राम वाइज समझें तो ये हमारा मेन फंक्शन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कॉन्सेप्ट्स। मेन के अंदर हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है, ए के अंदर वैल्यू 10 है और लेट्स इमेजिन ए का एड्रेस 1000 है। जब आप कहेंगे शो ए तो कंपाइलर इस कॉल को आप मानते हैं शो 10 बना देगा, बना देगा ना कंपाइलर इसको शो 10, और ये अपने आप में कहलाएगा पास बाई वैल्यू। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स याद कीजिए, दिस इज कॉल्ड पास बाई और कॉल बाई वैल्यू। ये 10 जाकर कॉपी हमारे शो फंक्शन के अंदर हो जाएगा ना, ये 10 जाकर कॉपी शो के अंदर हो जाएगा एक पी नाम के वेरिएबल में, राइट। और पी के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी 10। अभी बताइए पी और ए सेम एड्रेस पे होंगे क्या? पी और ए सेम एड्रेस पे होंगे क्या? नहीं, हर हाल में इनका एड्रेस एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अच्छा, क्या इसलिए डिफरेंट होगा कि नाम अलग है? क्या इसलिए डिफरेंट होगा कि दोनों का हमने नाम अलग दिया है? नहीं, अगर हम पी का नाम ए भी कर देंगे तब भी इस ए का एड्रेस उस वाले ए से अलग होगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है इसको आप बुलाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है और जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है वो कभी सेम एड्रेस पे नहीं होते हैं। ये दोनों हमेशा फंक्शन में अलग अलग लोकेशंस पे होंगे और एक्चुअल की कॉपी जाकर स्टोर होती है फॉर्मल में। ऐसे मानते हैं ना आप? एक्चुअल की कॉपी जाकर स्टोर होती है फॉर्मल में, करेक्ट। ठीक है, तो अब जब मैं कहूंगा प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा पी तो क्या मुझे 10 मिलेगा? क्या आउटपुट में मुझे 10 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा आप मेरी अगली बात। अब मुझे बताइए अगर मैंने यहां आकर P के अंदर 100 डाल दिया लाइक दिस, अगर मैंने कहा P इज इक्वल टू 100 तो मेरा ये स्टेटमेंट कहां पर 100 डालेगा? A और P दोनों में कि सिर्फ P में? सिर्फ P में, राइट। तो P की वैल्यू 10 की जगह 100 हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन में लौटता हूं, अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर लौटता हूं और यहां लौटकर मैं A को प्रिंट करता हूं बाय राइटिंग प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, तो क्या मुझे 100 मिलेगा? क्या ये प्रिंटफ मुझे 100 दिखाएगा? नो, नॉट एट ऑल। ये प्रिंटफ मुझे अभी भी A की ओरिजिनल वैल्यू दिखाएगा और A की ओरिजिनल वैल्यू बनी हुई है 10। तो आपने कई बार सुना होगा, आज बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए कि पास बाय वैल्यू में अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई चेंज करते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोल रहे हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोल रहे हैं? P को। A एक्चुअल आर्गुमेंट है, P फॉर्मल आर्गुमेंट है। अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई चेंज करते हैं तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये ड्रॉबैक होता है पास बाय वैल्यू का, आप मानते हैं, है ना। अब मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस P के अंदर चेंज करूं तो वो चेंज इस A में हो जाए। मैं 100 P में डालूं
और 100 ए में चला जाए। वेरी गुड। तो आप सी में इसको करेंगे यूजिंग पास बाय या कॉल बाय रेफरेंस, राइट। ड्रॉबैक इसलिए योगेश कि हमें चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। अगर हमें फॉर्मल के चेंजेस एक्चुअल में चाहिए तो पास बाय वैल्यू में कहां मिल रहे हैं वो चेंजेस? क्यों योगेश? एज अ प्रोग्रामर मुझे डेटा की कॉपी मिल रही है, एक्चुअल का डेटा फॉर्मल में आ रहा है। क्या फॉर्मल का डेटा एक्चुअल में वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है? व्हाट डू यू से योगेश? उसकी जरूरत क्यों है? अभी देखिए क्यों है जरूरत। क्या हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे तो फंक्शन आर्गुमेंट में चेंजेस नहीं करेगा? और आप तो जिस सिनेरियो में वहां आपको साफ ये चीज दिखनी चाहिए। अगर हम पुश में स्टैक को पास करेंगे तो क्या पुश स्टैक में चेंजेस नहीं करेगा? क्या पुश टॉस को नहीं बढ़ाएगा? तो फिर अगर पुश टॉस को इंक्रीमेंट करेगा तो स्टैक में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? टॉस स्टैक का पार्ट है कि नहीं? और वो चेंज आपको मेन में चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप चाहते हैं टॉस हमेशा -1 पे ही रहे? तो फिर उसकी जरूरत नहीं है ना? ठीक। अब आइए इस एग्जाम्पल के सेकेंड वर्जन पे। तो मैं आपसे कह रहा था अगर हम चाहते हैं कि हम चेंज पी में करें और हमारा पी में करा गया चेंज असर दिखाए ए पे, तो एज पर रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी दुनिया की लैंग्वेज ले लीजिए, अगर ये इफेक्ट आपको चाहिए तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस। करना पड़ेगा, मानते हैं? ठीक। अब कॉल बाय रेफरेंस करूं उससे पहले एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द वेरिएबल ए विच इज इनसाइड द फंक्शन मेन। इस ए का एड्रेस हम मानते हैं 1000 है और ये मेन के अंदर है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो फंक्शन को क्या पास करते हैं? वेरिएबल का नाम कि वेरिएबल का एड्रेस? एड्रेस पास करते हैं। वेरी गुड। अगर एड्रेस पास करते हैं तो कॉल में एड्रेस ऑफ ए आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। आप फिर सी के बेसिक्स याद कीजिए और बताइए क्या एड्रेसेस नॉर्मल वेरिएबल्स रख सकते हैं? क्या एड्रेसेस नॉर्मल वेरिएबल्स में रखे जा सकते हैं? नहीं। एड्रेसेस शुड बी स्टोर्ड इनसाइड पॉइंटर्स, करेक्ट। तो ये जो पी है मुझे इसे पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। कैसे करते हैं एक वेरिएबल को पॉइंटर में कन्वर्ट? वेरी गुड। उसके नाम के साथ लगा देते हैं सिंबल ऑफ स्टार, तो वेरिएबल पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और आपको डिक्लेरेशन में भी स्टार लगाना पड़ेगा, शो की प्रोटोटाइप में भी स्टार लगेगा। ठीक है। आप मुझे बताइए ये जो पी बना है ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है? यस और नो? है ना? ठीक। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है एड्रेस ऑफ ए। ठीक है। और ये जो पी है ये इसका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट अपने अंदर ए की वैल्यू नहीं रख रहा है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट अपने अंदर ए का एड्रेस रख रहा है। और आप सबको प्रोग्रामिंग में इतना पता होगा, पता होना ही चाहिए कि अगर हमारे पास किसी वेरिएबल का एड्रेस आ जाए तो हम बहुत इजीली उस वेरिएबल की वैल्यू तक, उस वेरिएबल के कंटेंट्स तक सी लैंग्वेज में जा सकते हैं। सही कह रहा हूं? अगर हमारे पास वेरिएबल का एड्रेस आ जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। ठीक है। तो आप बताइए क्या इस पी से हमको ए की वैल्यू मिलेगी? क्या इस पी से हमें ए की वैल्यू मिलेगी? यस। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। हमें प्रिंटएफ में लिखना पड़ेगा वैल्यू एट पी। प्रोग्रामिंग में जिसे आप बोलते हैं डी रेफरेंस करना पड़ेगा। हमें प्रिंटएफ में लिखना पड़ेगा वैल्यू एट पी। प्रोग्रामिंग में जिसे आप बोलते हैं डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा वैल्यू एट पी। व्हाट इज वैल्यू एट पी राइट नाउ?
वैल्यू एट पी राइट नाउ इज 10। आप मुझे बताइए, अगर मैंने वैल्यू एट पी इक्वल टू 100 करा, अच्छा वैल्यू एट पी की इंग्लिश याद है? उसे भी एक बार रिवाइज कर लें। इसे कैसे पढ़ते हैं? कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन P. This is the way we read this expression, value at address stored in P. सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए एड्रेस स्टोर्ड इन P। तो डायग्राम दिखाएगा एड्रेस स्टोर्ड इन P इज 1000, 1000 इज एड्रेस ऑफ A। उसके बाद सॉल्व करिए 1000 पे वैल्यू एट, ऑब्वियसली बात है 1000 पे वैल्यू एट 10 है, तो दिस एक्सप्रेशन विल प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ A विच इन आवर केस इज 10। ठीक है, उसके बाद अपन कह रहे हैं वैल्यू एट P इक्वल टू 100। आप सबको ध्यान होगा, पता होगा, पॉइंटर सिर्फ वैल्यू एक्सेस ही नहीं करता, वो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। तो जैसे ही आप कहेंगे वैल्यू एट P इक्वल टू 100, हु इज वैल्यू एट P? वैल्यू एट P किसका नाम है? वैल्यू एट P A का नाम है। इस बात को रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए। वैल्यू एट P यहां पर A का नाम है। तो आप अगर वैल्यू एट P पे कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट सीधे पड़ेगा आपके वेरिएबल A पे, और इस A की वैल्यू अब हो जाएगी 100। जब हम वापस लौटेंगे तो P डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि P मेमोरी में रहेगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन P ने जो काम करा है, P ने जो एक्शन लिया है, उसका इफेक्ट अपन लोगों को दिखेगा, और हमें A की वैल्यू क्या मिलेगी? मेन में आकर 10 मिलेगी अभी भी। वेरी गुड, 10 नहीं, हमें मिलेगा 100। राइट? तो क्या हम ये मान सकते हैं पास बाई रेफरेंस में हम एक्चुअल आर्गुमेंट के कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस। ठीक, अब आ जाइए वापस आप अपने टॉपिक पे। मैंने ये तो चीजें आपको क्यों रिवाइज कराई, अब उस पॉइंट पे आते हैं अपन। अब अभी अभी अपन ने डिसाइड करा कि हमें पुश में इस एस को पास करना होगा, करना होगा, करना होगा। राइट? अब आप थोड़ा सोचिए, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा हो, आपका एस में जो टॉस है वो इनिशियली -1 पे होगा ना, और जब आप पुश से वापस आएंगे तो क्या हम चाहेंगे टॉस -1 पे ही रहे? नहीं ना, हम चाहेंगे टॉस एक सेल इंक्रीमेंट हो जाए। करेक्ट? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, ये जो एस है इसके अंदर एक एरे है, यस और नो? इस एस के अंदर ये एरे भी है ना? ठीक है, फिलहाल करंटली इस एरे में गार्बेज है, अभी इस एरे में गार्बेज है। जब हम पुश से वापस आएंगे तो भी हम चाहेंगे एरे में गार्बेज रहे? नहीं ना, हम चाहेंगे एरे के अंदर एलिमेंट प्लेस हो जाए, एलिमेंट पुश हो जाए। तो ये दोनों बातें क्या ये इंडिकेट कर रही हैं कि टॉस और ARR इनमें चेंज आएगा पुश में जाकर? टॉस और ARR में चेंज आएगा पुश में जाकर? आएगा। और अगर किसी में भी चेंज आएगा तो आप मानते हैं हमें उसका एड्रेस पास करना होगा? आप मानते हैं हमें उसका एड्रेस पास करना होगा? इसका मतलब हमें पुश में एड्रेस पास करना होगा एस का। राइट? एस का एड्रेस जाएगा तो अपने आप ARR और टॉस का भी एड्रेस पहुंच जाएगा। मानते हैं? क्योंकि ये दोनों एस के अंदर ही बैठे हैं। ठीक है, अगर हम एस का एड्रेस पास नहीं करते हैं, अगर हम एस का एड्रेस पास नहीं करते हैं, एस को पास करते हैं, तो फिर ये पास बाई वैल्यू बन जाएगा। एग्री करते हैं? करते हैं। और उस केस में मेमोरी में कितने स्टैक बनेंगे? मेमोरी में कितने स्टैक बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला एग्जाम्पल 2 जगह 10 कॉपी हो रहा है ना इस एग्जाम्पल में, एक 10 A में भी है और एक 10 P में भी है। तो अगर आपने स्टैक को पास बाई वैल्यू से पास करा तो मेमोरी में 2 कॉपी बन जाएंगी स्टैक की, एक मेन वाला स्टैक होगा और एक पुश के पास अपना स्टैक होगा। और सोचिए फिर मेन वाले स्टैक में गार्बेज पड़ा रहेगा कि नहीं? मेन वाले स्टैक में हमेशा गार्बेज रहेगा, इसलिए हमें पुश में हमेशा पास करना है एस का एड्रेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया पास बाई रेफरेंस क्यों करना है? प्रथम मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दोबारा सुनिए, अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा सुनिए।
रिपीट कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जो हमारा पुश फंक्शन है वो पुश फंक्शन इस एस वेरिएबल को एज एन आर्गुमेंट रिसीव करेगा क्योंकि इसे एस के ऊपर ऑपरेशन करना है, हाँ या ना? करना है ना? अभी अभी आपको मैंने याद दिलाया आर्गुमेंट पास करने के दो तरीके हैं, या तो हम पास बाय वैल्यू करें और या तो हम पास बाय रेफरेंस करें। यस और नो? ठीक, फर्क क्या होता है? पास बाय वैल्यू में हम फंक्शन में जाकर जो चेंजेस करते हैं आर्ग्यूमेंट पे वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, और पास बाय रेफरेंस में जो चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप सबसे पहले सोचिए, क्या पुश स्टैक में चेंजेस करेगा? ठीक, अगर कंफ्यूजन है तो जरा सूडो कोड की तरफ नजर डालिए। राइट, सूडो कोड की तरफ नजर डालिए। ये वाली लाइन का क्या मतलब है बताइए? इंक्रीमेंट टॉस बाय 1। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि पुश टॉस को 1 से इंक्रीमेंट करेगा? करेगा ना? और अगर टॉस इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। राइट, इसी तरह से आप नेक्स्ट लाइन को भी ध्यान से पढ़िए। आपके कोड की नेक्स्ट, सूडो कोड की नेक्स्ट लाइन कह रही है एलिमेंट को स्टैक में डालो। एलिमेंट को स्टैक में डालो मतलब एरे में डालो ना? यस और नो? तो अगर एलिमेंट एरे में जाएगा तो एरे के कंटेंट्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? समझ आ रहा है? इसलिए हम पुश को एस का पास करेंगे एड्रेस। इसलिए हम पुश को एस का पास करेंगे एड्रेस। नीलेश, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है सी में? नीलेश, आपने सी में स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा है? कितना पढ़ा है आपने? स्ट्रक्चर क्रिएट करना आता है? स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है? तो जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें ARR और टॉस दोनों नहीं होंगे क्या? तो फिर अगर हम एस का एड्रेस पास करेंगे तो क्या ये दोनों नहीं जाएंगे उसके साथ? एस के अंदर ही तो ARR और टॉस दोनों हैं। अभी देखिए मैं डायग्राम से दिखाता हूं आपको तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। चलिए फिलहाल बताइए, पुश का आर्गुमेंट पास बाय रेफरेंस होगा? गुड। अगर पास बाय रेफरेंस होगा तो यहां पॉइंटर आएगा, पुश के आर्गुमेंट टाइप में स्टार का सिंबल आएगा। गुड। अब आप पॉइंटर का फर्स्ट रूल याद कीजिए और मुझे बताइए पॉइंटर की डेटा टाइप क्या होती है? पॉइंटर किस डेटा टाइप का बनाया जाता है? हमेशा इंटीजर बनाते हैं। क्यों मीनाक्षी? सी ने ये पढ़ाया अपन को क्या कि पॉइंटर हमेशा इंटीजर बनाओ? नहीं, पॉइंटर आप उस डेटा टाइप का बनाते हैं जिस डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को रखना है। करेक्ट? सही बोल रहा हूं? तो हम एस का एड्रेस पास करेंगे ना? हम एस का एड्रेस पास करेंगे ना? एस की डेटा टाइप क्या है? एस की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टैक। एस की डेटा टाइप इंटीजर नहीं है कनिष्क, एस की डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टैक है। इंटीजर तो स्ट्रक्चर के अंदर के एरे की डेटा टाइप है। समझिए आप, द डेटा टाइप ऑफ एस इज स्ट्रक्ट स्टैक। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के नाम को डेटा टाइप बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं ना? तो आपके पुश फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। होगा? जैसे अभी आपने शो का आर्गुमेंट करा था इंटीजर पॉइंटर करा था। यहां इंटीजर पॉइंटर क्यों लिखा था आपने? क्योंकि आप इस वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं और इस वेरिएबल की डेटा टाइप इंट है। तो फिर हम लोग भी तो एस का एड्रेस पास करेंगे ना, और एस की डेटा टाइप क्या है? एस की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टैक है। इसलिए आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ पॉइंटर विल बी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। एग्रीड? यस और नो? यस, ठीक है। अभी बताइए, स्टैक के अलावा पुश को एक इंटीजर भी चाहिएगा जो वो पुश करेगा? चाहिएगा, तो पुश का सेकंड आर्गुमेंट होगा इंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये इंटीजर कौन देगा पुश को? पुश को ये इंटीजर कौन पास करेगा? मेन पास करेगा यूजर से लेकर। मेन यूजर से इंटीजर लेगा और पुश को पास करेगा।
समझ रहे हैं? सो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पुश फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट टाइप में स्टैक का एड्रेस जाएगा। ये हो गया stdio और conio का डिक्लेरेशन। then we have struct stack, then int arr, int toss, inside push अपन ने डिसाइड करा आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे struct stack pointer कॉमा इंटीजर। बताइए पुश का डिक्लेरेशन क्लियर है सबको? एड्रेस के साथ इंटीजर भेज रहे हैं शिवम स्टैक में पुश करने के लिए। स्टैक में क्या पुश करेंगे? इंटीजर नहीं भेजेंगे तो स्टैक डेटा रखेगा, वो डेटा भी तो जाएगा जो स्टैक में पुश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है पॉप का डिक्लेरेशन। तो एक बार फिर बताइए, क्या पॉप को स्टैक की जरूरत है? ये जो एस वेरिएबल हमने बनाया है, क्या पॉप को इसकी जरूरत है? वेरी गुड। अब बताइए पॉप स्टैक में से एलिमेंट पॉप करके अपने पास रखेगा कि रिटर्न करेगा? वेरी गुड, पॉप रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो यहां रिटर्न टाइप हो जाएगी इंटीजर, यहां हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, नाम हो जाएगा पॉप। ठीक। अब बताइए पॉप का आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगा? पॉप को भी स्टैक चाहिए? चाहिए, ठीक है। अब फिर सोचिए, क्या पॉप स्टैक में चेंजेस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या पॉप टॉस को डिक्रीमेंट करेगा? तो आप सोचिए, जब पॉप कॉल हुआ, अगर टॉस 4 पे था तो पॉप के बाद हम चाहेंगे टॉस 3 पे आ जाए। पॉप के बाद हम चाहेंगे टॉस 3 पे आ जाए, मतलब स्टैक में चेंजेस हो रहे हैं। याद रखिएगा, एरे टॉस किसी में भी चेंज होगा तो हम मानेंगे स्टैक में चेंज हो रहा है, राइट। इसका मतलब पॉप को भी पास होगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, यस और नो? यस। अब लास्ट लेक्चर याद करिए और बताइए, क्या हम अपने मन का एलिमेंट, अपनी मर्जी, अपने चॉइस का एलिमेंट पॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। याद करिए, अच्छे से बात हुई थी। पॉप जब भी होगा वो एलिमेंट होगा जिसको टॉस पॉइंट कर रहा है ना। इसलिए यहां पर कोई आर्गुमेंट एक्स्ट्रा इंटीजर के तौर पे नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? हम कोई एक्स्ट्रा इंटीजर पॉप को नहीं देते। पॉप का काम है स्टैक से टॉप एलिमेंट निकालना और रिटर्न करना। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा, हम पुश को क्या पास करेंगे? हम पुश को स्टैक के अलावा क्या पास करेंगे? वो पास करेंगे जो स्टैक में पुश करना है। अभी अगर आप ध्यान दें तो हमारे एरे की डेटा टाइप इंटीजर है। अगर अभी आप ध्यान दें तो जो एरे है वो इंटीजर का है। और मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट लेक्चर में? स्टैक फ्लोट का भी बनेगा, स्टैक कैरेक्टर का भी बनेगा, सबका बनेगा। इसलिए हम लोग यहां से पास कर रहे हैं सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे इंटीजर। और ये भी याद रखिएगा, जो हम पुश को पास करेंगे वैसी ही टाइप पॉप से रिटर्न कराएंगे। मतलब ये तीनों हमेशा सेम होंगे, एरे की डेटा टाइप, पुश का सेकंड आर्गुमेंट और पॉप की रिटर्न टाइप। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो अगर स्टैक कैरेक्टर्स का हुआ तो, अगर स्टैक कैरेक्टर्स का हुआ तो इन तीनों जगहों पर कैर आ जाएगा। इन तीनों जगहों पर आप कैर लेंगे। अगर स्टैक फ्लोट का हुआ तो फिर एरे फ्लोट का हो जाएगा, पुश का आर्गुमेंट टाइप फ्लोट हो जाएगा और पॉप की रिटर्न टाइप फ्लोट हो जाएगी। समझ आया? समझ आया? गुड। अब आते हैं अपन मेन के अंदर। ठीक है। अब ये बताइए, मेन का काम क्या है? क्या मैं कह सकता हूं मेन का काम है पुश और पॉप को कॉल करना? यस शिवम, हम पुश के अंदर भी ले सकते हैं, बट फिलहाल हम मेन से पास करेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर में पुश पॉप में इनपुट नहीं लेते अपन। जो भी इनपुट लेना है वो आप मेन में लीजिए। बताइए मेन का काम क्या है? मेन का काम है पुश और पॉप को कॉल करना। गुड। अभी बताइए, पुश को कॉल करने से पहले मेन का काम यूजर से इनपुट लेना है।
मेन का काम यूजर से इनपुट लेना है, राइट, और फिर पुश को कॉल करना है, ठीक। और ये काम मल्टीपल टाइम्स करना है कि एक बार करना है? हमें एक बार पुश कॉल करना है कि मल्टीपल टाइम्स करना है? तो ऑब्वियस ही बात है, वी शुड रन अ लूप, है ना, हमें एक लूप चलाना चाहिए। तो हम एक इंटीजर ले रहे हैं लूप के लिए i और एक वेरिएबल ले रहे हैं x। i और x का रोल समझ में आ रहा है? i और x का रोल समझ में आ रहा है? i का काम है लूप इटरेट करवाना, x का काम है वैल्यू लेना, और फिर हम x को पुश में पास कर देंगे, समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 6 i प्लस प्लस, राइट। मैं लूप ध्यान से देखिएगा, जानबूझ के 6 टाइम्स चला रहा हूं। स्टैक की कैपेसिटी कितनी है? स्टैक की कैपेसिटी कितने एलिमेंट्स की है हमारे केस में? 5 की है ना, बट मैं नोइंगली लूप को 6 बार चला रहा हूं। गेस करिए क्यों? इसलिए कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पुश फंक्शन ओवरफ्लो को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। आई वांट टू वेरीफाई कि अगर मैं 6 एलिमेंट पास करता हूं तो क्या पुश इतना स्ट्रांगली कोडेड है कि वो ओवरफ्लो हैंडल कर पाए। तो 5 एलिमेंट तो स्टैक में पुश होंगे और 6th कॉल पे पुश को मैसेज देना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। समझ रहे हैं मेरी बात? एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग पुश 6 टाइम्स। ठीक है, ठीक। अब अंदर आप बताइए हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा। मैं हिंदी में स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मुझे सी लैंग्वेज का कोड बताइएगा। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, हाँ बिल्कुल, टॉस को -1 करना है। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, यस, दैट विल बी जस्ट a printf and a scanf statement. So I'll say enter element to push. यूजर से कहा जा रहा है वो एलिमेंट बता दीजिए जो स्टैक में पुश होना है। जो भी एलिमेंट यूजर देगा वो अपन रख लेंगे x में। अब आप सब लोग पुश का कॉल चैट विंडो में टाइप कीजिए, जितना भी आप समझ पा रहे हैं पुश का कॉल चैट विंडो में टाइप कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। पुश का कॉल हमारा हो जाएगा पुश, स्टैक का एड्रेस पास करेंगे तो एड्रेस ऑफ एस कॉमा एक्स। परफेक्ट आंसर। बताइए फॉर लूप समझ आया? फॉर लूप समझ आया? अगर आप परसों के लेक्चर से इसको कंपेयर करें तो लास्ट लेक्चर में आपने इस फॉर लूप में ही टॉस को इंक्रीमेंट करके स्टैक में डेटा डाला था। अब टॉस को इंक्रीमेंट करना, स्टैक में डेटा डालना पुश फंक्शन का काम है, तो यहां पर हम सिर्फ पुश को कॉल करेंगे। Am I clear? वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है पॉप को कॉल करना। याद रखिएगा पॉप स्टैक से वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें पॉप का कॉल फॉर लूप में कैसे देना चाहिए बताएं। फॉर लूप लगेगा यहां भी फॉर लूप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 6, i प्लस प्लस। 6 टाइम्स क्यों कॉल कर रहे हैं? Why we are calling pop 6 times? Just to verify whether pop is able to handle underflow or not. सिर्फ क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं अपन कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, और अगर स्टैक खाली है तो ऐसा तो नहीं है कि पॉप खाली स्टैक में भी पॉप कर दे। अगर स्टैक खाली है तो पॉप को पॉप ना करते हुए मैसेज देना चाहिए स्ट्रीम पे स्टैक अंडरफ्लो। एग्रीड? राइट। अब बताइए पॉप का कॉल बताइए। हाउ शुड आई कॉल पॉप? गुड। पॉप का कॉल होगा x इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ s। क्या आ जाएगा x में? x में क्या आ जाएगा? रोहित मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं आपका डाउट्स दूर कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। रोहित अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर वो 6 इंटीजर क्यों लिए मुझे समझ में नहीं आया सर। 6 बार क्यों लूप 6 चलाया? इंटीजर नहीं लिए, 6 टाइम लूप तो इटरेट 6 कराया। टाइम लूप क्यों चलाया सर? वही क्यों चलाया अपन ने? स्टैक की कैपेसिटी कितनी है? 5 की है ना। यस सर। तो 5 बार अगर मैं पुश कॉल करूंगा तो पांचों एलिमेंट पुश हो जाएंगे। यस सर। ठीक। अब ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा?
यस सर, अगर एक बार और करेंगे तो ओवरफ्लो होगा। बस तो मैं वो एक बार और ही करके ये देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुश ओवरफ्लो हैंडल नहीं करना चाह रहा है। ओके सर। टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, पुश की चेकिंग कर रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं सिर्फ 5 ही बार पुश कॉल करूंगा तो आप सोचिए ओवरफ्लो की स्थिति तो बनेगी नहीं ना। यस सर। ओवरफ्लो की स्थिति तब बनती है जब स्टैक फुल है और आप उस फुल स्टैक में डेटा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो आई यस सर। जस्ट वांट टू वेरीफाई कि पुश इतना स्ट्रांग है कि नहीं कि वो इस स्थिति को संभाल पाए। ओके सर। बस इसलिए अपन पुश को और पॉप को 6 बार कॉल कर रहे हैं। ओके। ओके, यस महफूज, क्या डाउट है सर? अंडरफ्लो और प्रिंट होने के स्टेटमेंट तो हमें लिखें। हाँ हम लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे हम। तो हमने जो लिखा है वो 100% करेक्ट है, ये गारंटी क्या है बताओ महफूज? अपन जब तक कोड को टेस्ट नहीं करेंगे हम कैसे कह सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो अंडरफ्लो हर हाल में या ओवरफ्लो हर हाल में हैंडल कर लेगा? टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, और एक और बात बताता हूं मैं, और एक और बात ध्यान से सुनिए आप। अभी मैं इस प्रोग्राम में लूप लगा के सीधे पुश सीधे पॉप कॉल कर रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता इस प्रोग्राम का बेटर वर्जन ये होगा कि यूजर डिसाइड करे कि उसे पुश करना है कि पॉप करना है? क्या आपको नहीं लगता ये प्रोग्राम चॉइस बेस्ड होना चाहिए? इस प्रोग्राम में मेन्यू आने चाहिए, यूजर से पूछना चाहिए। अभी सोचिए प्रोग्रामर अपनी मर्जी यूजर के ऊपर थोप रहा है कि नहीं? प्रोग्रामर अपनी जिद यूजर के ऊपर अप्लाई कर रहा है कि नहीं? 6 बार पुश कॉल कर रहा है। अरे मान लीजिए यूजर एक पुश के बाद एक पॉप कॉल करना चाहे, है ना, उस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यूजर कितनी बार पुश कॉल कर सकता है? वो तो मल्टीपल टाइम्स कर सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल रोहित, जो तुम कह रहे हो मैं वही कह रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात रोहित? मैं यूजर से पूछ के इटरेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यूजर से ही पूछो पुश करना है कि पॉप करना है। क्यों रोहित, सही तरीका ये होगा कि नहीं? आप इमेजिन करो आप सी में कैलकुलेटर बना रहे हो। आप इमेजिन करो आप सी में कैलकुलेटर बना रहे हो। कैलकुलेटर में यूजर से आपने 2 इंटीजर्स ले लिए। अब ये यूजर डिसाइड करेगा ना कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर एक चॉइस बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए ना। ओके ओके ओके, 2 रोहित ने देख लिया मैंने, फाइन। कैलकुलेटर एक चॉइस बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए ना, है ना। ऐसे हमारा ये कोड भी अभी फिर चेंज होगा और फिर हम इसे चॉइस बेस्ड कर देंगे। चॉइस बेस्ड समझते हैं? चॉइस बेस्ड समझते हैं? यूजर के सामने ऑप्शंस आएंगे एंड यूजर इज गोइंग टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू पुश और वेदर ही वांट्स टू पॉप। ओके, अभी हम सिंपल मेन बना रहे हैं। अब तो नहीं है कोई डाउट मेन के इटरेशंस को लेकर किसी को भी? एनीवन? शैल आई प्रोसीड? गुड। अब जो हमारे पास x में आया है अपन उसे प्रिंट कर देते हैं बाय सेइंग पॉप एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा x। ठीक, और इसके बाद फॉर लूप 1 फॉलोड बाय गेट ch। बताइए मेन क्लियर है?